घर की चारदीवारी में जो वादे होते हैं वो कानूनी तौर पर लागू किए जा सकते हैं? हमारे पास इस मामले में कोर्ट ऑफ अपील के फैसले के कुछ अहम हिस्से हैं। कहानी कुछ यूं है कि मिस्टर और मिसेस बाल्फर, एक शादीशुदा जोड़ा, वो सीलोन में रहते थे, मतलब आज का श्रीलंका, जहां मिस्टर बाल्फर काम करते थे। फिर 1915 में वो छुट्टी पर इंग्लैंड आए। अब जब मिस्टर बाल्फर को वापस जाना पड़ा तो मिसेस बाल्फर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें इंग्लैंड में ही रुकने की सलाह दी। तो मिस्टर बाल्फर ने वादा किया कि भाई जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड भेजूंगा गुजारे के लिए। लेकिन कुछ वक्त बाद उनके रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ गई और मिस्टर बाल्फर ने पैसे भेजना बंद कर दिया। तो मिसेस बाल्फर ने इसी 30 पाउंड महीने वाले वादे को पूरा करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह का घरेलू वादा, जो शायद आपसी समझ और प्यार में किया गया हो, क्या वो एक कानूनी अनुबंध बन सकता है जिसे अदालत लागू करवाए? चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। जी बिल्कुल, ये मामला आप कह सकते हैं अनुबंध कानून के लिहाज से एक मील का पत्थर है। इसने शायद पहली बार इतने साफ तौर पर यह कहा कि जो पारिवारिक वादे होते हैं, भले ही वो लेन देन जैसे दिखें, आमतौर पर उन्हें कानूनी अनुबंध नहीं माना जाता। और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ऑफ अपील के तीनों जजों ने एक मत से, मतलब सर्वसम्मति से, मिसेस बाल्फर के खिलाफ फैसला दिया। उन्हें पैसे नहीं मिले, पर सवाल है क्यों? तीनों जजों वॉरिंगटन एलजे, ड्यूक एलजे और एटकिन एलजे ने अपनी अलग अलग वजहें बताईं, और यही चीज इस मामले के विश्लेषण को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। अच्छा, समझ गई। तो सबसे पहले लॉर्ड जस्टिस वॉरिंगटन की बात करते हैं। उनका क्या कहना था? उन्होंने सिचुएशन को कैसे देखा? लॉर्ड जस्टिस वॉरिंगटन को यह आइडिया ही, मतलब ये विचार ही बड़ा अजीब लगा कि पति पत्नी के बीच के ऐसे निजी घरेलू वादों को कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया जाए। उनका तर्क था कि अगर ऐसा होने लगा तो सोचिए क्या होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में पति पत्नी न जाने कितने छोटे मोटे वादे करते हैं एक दूसरे से कि अच्छा तुम ये कर दोगी तो मैं तुम्हें ये ला दूंगा, या मैं तुम्हें हर हफ्ते इतने पैसे दूंगा घर खर्च के लिए। क्या इन सब पर फिर मुकदमे होंगे? वॉरिंगटन एलजे के लिए ये तो जैसे न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा होता। उन्होंने साफ कहा कि भाई मिस्टर और मिसेस बाल्फर का इरादा, मतलब नियत, कभी भी कोई ऐसा कानूनी सौदा करने की थी ही नहीं जिसे अदालत में लागू करवाया जा सके। हाँ, पति ने पैसे देने का इरादा जाहिर किया था, वादा भी किया था, और शायद नैतिक रूप से वो तब तक बंधा हुआ था जब तक वो दे सकता था। लेकिन वॉरिंगटन एलजे की नज़र में पत्नी ने इसके बदले में कोई कानूनी तौर पर सौदा नहीं किया था। ये सिर्फ एक घरेलू इंतजाम था। उनकी राय में ये एक वैध अनुबंध बनाने के लिए काफी नहीं था। उनके लिए मामला यहीं खत्म हो गया था। यानी उनके लिए मेन पॉइंट ये था कि कानूनी अनुबंध बनाने का इरादा ही गायब था, और ऐसे वादों को कानूनी जामा पहनाना प्रैक्टिकल भी नहीं होता। नैतिक जिम्मेदारी अलग है, कानूनी बाध्यता अलग। अब आते हैं लॉर्ड जस्टिस ड्यूक पर। उनका नजरिया थोड़ा अलग था, है ना? जी हाँ, लॉर्ड जस्टिस ड्यूक ने एक अलग कानूनी नुक्ते पर जोर दिया। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि जब मिस्टर बाल्फर ने वो 30 पाउंड महीने देने का वादा किया था, उस वक्त वो पति पत्नी के तौर पर साथ थे। उनके रिश्ते ठीक थे, सौहार्दपूर्ण थे, और वो कानूनी तौर पर अलग नहीं हुए थे। वो सिर्फ मिसेस बाल्फर की बीमारी की वजह से कुछ समय के लिए अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, अस्थायी तौर पर। उन्होंने इसकी तुलना उन समझौतों से की जो पति पत्नी तब करते हैं जब वो सच में अलग होने का फैसला करते हैं, सेपरेशन एग्रीमेंट्स। ऐसे समझौतों में अक्सर बाकायदा शर्तें तय होती हैं। लेन देन, मतलब म्यूचुअल कंसिडरेशन, वो साफ होता है, और वो कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो सकते हैं क्योंकि उनका मकसद ही भविष्य के लिए कानूनी व्यवस्था बनाना होता है। लेकिन बाल्फर मामले में ड्यूक एलजे ने कहा ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बस एक पति का अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए किया गया एक इनफॉर्मल वादा था। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कानूनी तौर पर कि वो अलग हुए थे या नहीं? वादा तो वादा है। क्या सिर्फ साथ रहने से वो कमजोर हो जाता है? ड्यूक एलजे का तर्क ये था कि जब पति पत्नी एक सामान्य वैवाहिक रिश्ते में होते हैं तो उनके बीच जो वादे होते हैं उन्हें अपने आप ही कानूनी अनुबंध नहीं मान लिया जाता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ ज्यादा चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो ये दिखाए कि उन्होंने सिर्फ पति पत्नी होने की सामान्य जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर एक कानूनी सौदा करने का इरादा किया था। इस मामले में उन्हें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिखा नहीं। ड्यूक एलजे ने मिसेस बाल्फर के वकील की उस दलील पर भी ध्यान दिया कि पत्नी ने पति के नाम पर उधार लेने, मतलब उसकी क्रेडिट को प्लेज करने के, अपने कथित अधिकार को छोड़ने का वादा किया था, और वकील का कहना था कि यही पत्नी की तरफ से कंसिडरेशन यानी प्रतिफल था।
लेकिन ड्यूक एलजे ने पुराने कानूनी मामलों का हवाला दिया, जैसे जॉली वी रीज, डेबनम वी मेलन। ये केस स्थापित करते हैं कि पत्नी की पति के नाम पर खर्च करने की शक्ति असल में पति की सहमति पर निर्भर करती है। वो उसकी एजेंट की तरह काम करती है। ये कोई ऐसा इंडिपेंडेंट अधिकार नहीं है जिसे पत्नी अपनी मर्जी से छोड़कर पति के खिलाफ सौदेबाजी में इस्तेमाल कर सके। अगर पति मना कर दे तो पत्नी उसके नाम पर उधार नहीं ले सकती। तो जिस अधिकार को छोड़ने का दावा किया जा रहा था वो कानूनी तौर पर इतना मजबूत था ही नहीं कि उसे एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाए। संक्षेप में कहें तो पत्नी के पास सौदेबाजी करने के लिए कुछ ठोस था ही नहीं। इसके अलावा लॉर्ड जस्टिस ड्यूक ने एक गहरी चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि अगर अदालतें पति पत्नी के बीच के ऐसे इनफॉर्मल वादों को कानूनी अनुबंध मानने लगेंगी तो इसका शादी के रिश्ते की बुनियाद पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये अंतहीन झगड़ों और मुकदमों को जन्म देगा। पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को अदालत में घसीटेंगे। उनका मानना था कि विवाह जैसा रिश्ता जो आपसी विश्वास और स्नेह पर टिका होता है उसे ऐसी कानूनी कड़वाहट से जहां तक हो सके बचाना चाहिए। दिलचस्प है। तो वो सिर्फ कानूनी बारीकियां ही नहीं देख रहे थे, बल्कि समाज और विवाह संस्था पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रख रहे थे। चलिए अब लॉर्ड जस्टिस एटकिन की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि उनका तर्क इस मामले में सबसे प्रभावशाली और दूरगामी साबित हुआ। यहां से मामला वाकई रोचक हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप से। लॉर्ड जस्टिस एटकिन का फैसला तो आज भी दुनिया भर के लॉ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये अनुबंध कानून का एक केंद्रीय सिद्धांत बन गया है। उन्होंने कानूनी संबंध बनाने का इरादा यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही साफ और मजबूत तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम ढेरों समझौते करते हैं, लेकिन वो सब कानून की नज़र में अनुबंध नहीं होते। उन्होंने बड़े सरल उदाहरण दिए, जैसे मान लीजिए दो दोस्त साथ में टहलने जाने का प्लान बनाते हैं, या कोई आपको अपने घर खाने पर बुलाता है और आप हाँ कह देते हैं। ये सब समझौते तो हैं, लेकिन आम हालात में कोई ये नहीं मानता कि इनसे कोई कानूनी बाध्यता पैदा हो गई है। अगर आपका दोस्त टहलने नहीं आया या मेज़बान ने खाना नहीं खिलाया तो आप उन पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मुकदमा थोड़ी कर देंगे। क्यों? क्योंकि किसी का भी इरादा कानूनी पचड़े में पड़ने का था ही नहीं। और लॉर्ड जस्टिस एटकिन के मुताबिक पति पत्नी के बीच के समझौते भी अक्सर इसी कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच होने वाले सामान्य घरेलू समझौते, जैसे पति का पत्नी को घर खर्च के लिए या पर्सनल ज़रूरतों के लिए भत्ता देने का वादा करना और पत्नी का उसे ठीक से इस्तेमाल करने का वादा करना, ये आमतौर पे अनुबंध नहीं होते। उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसा इसलिए नहीं है कि इनमें तकनीकी रूप से कंसिडरेशन या प्रतिफल की कमी होती है। हो सकता है पत्नी का पैसे को खास तरीके से खर्च करने का वादा तकनीकी तौर पे कंसिडरेशन मान लिया जाए, लेकिन ये अनुबंध इसलिए नहीं बनते क्योंकि जब ये वादे किए जाते हैं तो पति पत्नी का इरादा ये होता ही नहीं कि अगर वादा नहीं निभाया गया तो एक दूसरे को अदालत ले जाएंगे। उनका इरादा कानूनी नतीजे पैदा करने का होता ही नहीं है। अगर अदालतें ऐसे मामलों को सुनने लगें तो उसके क्या नतीजे होंगे, इस पर भी उन्होंने काफी जोर दिया था, मैंने पढ़ा है। जी हाँ, उन्होंने एक बहुत ही यादगार बात कही जो अक्सर कोट की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे घरेलू समझौतों को कानूनी अनुबंध माना गया तो देश की छोटी अदालतों में मुकदमों का अंबार लग जाएगा। उनकी संख्या 100 गुना करनी पड़ेगी। हर घर से मुकदमे आएंगे। पति पत्नी एक दूसरे पर भत्ता ना देने या वादे के मुताबिक कपड़े ना दिलाने या किसी और घरेलू वादे को तोड़ने के लिए केस कर रहे होंगे। ये न्याय व्यवस्था के लिए एक अव्यावहारिक मतलब इम्प्रैक्टिकल स्थिति होगी। उनके अनुसार इन समझौतों पर मुकदमे इसलिए नहीं होते कि लोग मुकदमा करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि शुरुआत में ही जब ये वादे किए जाते हैं किसी का भी इरादा कानूनी बाध्यता पैदा करने का नहीं होता। ये आपसी समझ, विश्वास, प्यार, स्नेह इन पर आधारित होते हैं, न कि कानूनी शर्तों पर। ये अनुबंध के दायरे से मतलब कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बाहर की चीजें हैं। उन्होंने इसे बड़े काव्यात्मक अंदाज में कहा था कि इन घरेलू समझौतों का असली कंसिडरेशन, असली प्रतिफल तो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह है। और इसकी कीमत कानून की ठंडी तर्कपूर्ण दुनिया में बहुत कम आंकी जाती है। ये वादे लचीले होते हैं, वो हालात बदलने पर आपसी बातचीत से बदले जा सकते हैं। इन मामलों में पति पत्नी खुद ही अपने वकील, जज और अदालत होते हैं। उन्होंने कहा, हर घर एक ऐसा डोमेन है जिसमें राजा की रिट चलाने की कोशिश नहीं करती और न ही उसके अधिकारियों को घुसने का दावा किया जाता है। मतलब ये एक निजी क्षेत्र है जहां कानून का औपचारिक दखल नहीं होना चाहिए। आखिर में लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में सबूत का भार मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ मिसेस बाल्फर पर था।
उन्हें यह साबित करना था कि उनका और उनके पति का इरादा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करने का था, और वो ये साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही। एटकिन को इस बात पर भी शक था कि क्या वाकई किसी भी पक्ष ने यह सोचा होगा कि पति हर हाल में, चाहे उसकी अपनी माली हालत कैसी भी हो जाए, 30 पाउंड महीना देने के लिए कानूनी तौर पर बन जाएगा। या क्या पत्नी ये मानने को तैयार थी कि अगर उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाए और खर्च 30 पाउंड से कहीं ज्यादा हो जाए, तब भी वो उसी रकम में गुजारा करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होगी? ऐसा इरादा उनके मुताबिक असंभव सा लगता है। तो इन सब तर्कों का निचोड़ क्या निकालता? मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि अदालत ने मिसेस बाल्फर के हक में फैसला नहीं दिया, क्योंकि तीनों जजों का मानना था कि ये कानूनी अनुबंध था ही नहीं। भले ही उनकी वजह थोड़ी अलग-अलग थीं, लेकिन लॉर्ड जस्टिस एटकिन का वो कानूनी संबंध बनाने का इरादा वाला सिद्धांत वो सबसे ज्यादा प्रभावी रहा और आज अनुबंध कानून का एक स्थापित नियम बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मामला बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कानून जो है वो सामाजिक और घरेलू व्यवस्थाओं को बिजनेस या कमर्शियल समझौतों से एक अलग नजरिए से देखता है। हर वादा जिसमें लेन देन जैसा कुछ दिखता भी हो, जरूरी नहीं कि वो कानूनी अनुबंध हो, खासकर तब जब वो वादा परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, विश्वास और एक अनौपचारिक समझ के आधार पर किया गया हो। यहाँ सबसे अहम सवाल ये बन जाता है कि क्या वादा करने वालों का इरादा उसे कानूनी तौर पर लागू करवाने का था, और कानून ये मानकर चलता है, ये प्रिज्यूम करता है कि सामान्य घरेलू और सामाजिक समझौतों में पार्टियां कानूनी नतीजे नहीं चाहती जब तक कि इसके उलट कोई मजबूत सबूत ना हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कानून किस तरह हमारे निजी जीवन और हमारे सार्वजनिक व्यवहार के बीच एक रेखा खींचता है। कब एक वादा सिर्फ एक नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारी रहता है और कब वो एक लीगल ऑब्लिगेशन, एक कानूनी बाध्यता बन जाता है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल आज के संदर्भ में उठता है। ये फैसला देखिए 1919 का है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। आज समाज कितना बदल गया है, रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप आम हैं, परिवारों के अंदर आर्थिक समीकरण भी पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गए हैं। तो क्या घरेलू समझौतों को देखने का ये पारंपरिक नजरिया कि भाई वो प्रेम और स्नेह पर आधारित हैं, इसलिए कानूनी दायरे से बाहर हैं, क्या ये आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है? या क्या कुछ आधुनिक परिस्थितियां, खासकर जहां एक साथी आर्थिक रूप से ज्यादा निर्भर हो या असुरक्षित हो, ऐसी हो सकती हैं जहां उनके बीच हुए गंभीर वादों को भी कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, भले ही वो औपचारिक अनुबंध न हो? ये एक ऐसा विचार है जिस पर यकीनन आगे और सोचा जा सकता है।